नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं गंगा बैराज में खड़ा हुआ हूं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वहां पर अगर राजनीति की शुरुआत की जाए तो सबसे ज्यादा महत्व इसी पवित्र गंगा का रहता है और यहां पर हर पार्टियां इस पवित्र स्थान पर आकर राजनीति की शुरुआत करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ राजनीति की बात करूं और यहीं पर आकर एक नए चेहरे से आपको मिलाऊंगा, जो हो सकता है कि 2022 के मुख्यमंत्री के इलेक्शन में उनकी पार्टी भी आपके सामने आए। और लगातार उनकी कोशिशें हैं कि समाज में कुछ नया किया जाए जो जनता के हित पे हो और सही तरीके से जनता तक वो सुविधाएं पहुंच सके जो सरकारी योजनाएं हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने की है। तो ऐसे ही चेहरे से मैं मिलाऊंगा और पार्टी क्या है, पार्टी के आदर्श कौन है, कैसे पार्टी काम करेगी और पार्टी का नाम क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चा उसी पार्टी के प्रमुख से करूंगा मैं। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पार्टी के प्रमुख से मिलवाता हूं। उनका नाम गुंजन सक्सेना है। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल में। सर, आपकी पार्टी 2022 इलेक्शन में नजर आएगी, ऐसा उम्मीद आप भी जता रहे हैं, मुझे जैसा पता लगा। तो पार्टी आएगी, उससे पहले आपने जनता पर अपनी क्या छाप छोड़ी? जनता पे सर हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जनता की समस्याओं पर हमको ध्यान देना है जी क्योंकि आजकल की समस्याएं हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे आपने देखा होगा रेप केस जी की सुनवाई नहीं की जाती है जी और हम एक अपील करना चाहते हैं जनता से अपनी अपनी आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ को एक बुलंद बनाएं, क्योंकि किसी के बहकावे में किसी भी कहने पे ना आके भाईचारा बनाएं, क्योंकि आजकल हमारे साथ भाईचारे की आवश्यकता अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम लोगों के पास यूनिटी नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए हम लोग यही चीज़ें चाहते हैं कि जनता के पास हम लोग एक ताकत बना के उनके सामने उभर के खड़े हों और इस पार्टी को खड़ा करने का भी मकसद हमारा यही है। अच्छा, पार्टी का नाम सामूहिक एकता पार्टी है, इसका उद्देश्य क्या है और आप व्यक्तिगत तौर पर अधिवक्ता भी? यस, मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं कैसे देखता हूँ जी। हमारे सामूहिक पार्टी खड़ी करने का मेन मकसद ये है, यहाँ पे धर्मवाद जातिवाद नहीं, संप्रदाय में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, जो बाकी पार्टियों ने किए कर रखा हुआ है। हिंदुओं को, एससी को, एससी कोटों को, सबको अलग अलग विच्छेद कर दिया है। हम यहाँ चाहते हैं हमारे पास सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास यूनिटी नहीं है। आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जातिवाद पर पार्टियां बढ़ चुकी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, जरूर जी। क्योंकि आजकल आपने खुद देखा होगा, आप खुद एक रिपोर्टर हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, क्योंकि मेरे लिए वो गलत है। किसी को मैं फर्स्ट टाइम को ब्लेम करूँ कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके की पार्टी है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे यादव लोगों की प्रियोरिटी ज़्यादा है, कहीं पे श्रीवास्तव लोगों की प्रियोरिटी ज़्यादा है, कहीं पे सक्सेना लोगों की है, कहीं पे पंडित लोगों की है, कहीं एससी एसटी कोटे की है। तो यहाँ पे इस तरीके डिफरेंट करने से क्या मतलब निकलेगा? कहीं कोटा प्रच्छेदित कर दिया गया, 30% महिला आरक्षण दिया गया है। तो इन चीज़ों से क्या है, जो एक एजुकेटेड पर्सन है उसको क्या जॉब नहीं है, बेरोजगार घूम रहा है। आजकल आपने खुद देखा होगा कितनी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। क्रिमिनल स्टैटिक्स हमने खुद देखी होंगी कितनी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। क्या केस इस टाइम के थे और आज के प्रेजेंट टाइम केसेस कैसे हैं? मनीषा वाल्मीकि केस आपने देखा होगा, क्या हुआ उसके सामने, क्या जजमेंट मिला? 25 लाख रुपये देकर उसको मूव करवा दी। क्या आज लड़की को वापस दे सकती है जिसने बलात्कार किया? अभी तक उनको पनिश किया गया। आपने कैसे देखे होंगे उन्नाव का केस था, कितने केसेस ऐसे मैं गिनवाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने खुद देखे होंगे कि केसेस किस तरीके से रिजल्ट आए। उन्नाव केस में विधायक के ऊपर केस तो लगा, गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी से सर क्या चीज़ें पॉजिटिव हुई? तो मतलब आपकी पार्टी क्या चाहती है? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से लड़की के अगर बलात्कार हुआ है तो उसको निर्णय दिया जाए और ऐसा लॉ बनाया जाए जो एक बलात्कारी करने से पहले बलात्कार उसके दिल में डर बैठे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, क्या उस पर आप तवज्जो दे रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात के लिए नहीं, मैं इसलिए ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पार्टी के सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा लॉ बनाया जो तुल्यदान महाकल्याण वाला काम है। आप क्या मतलब, आपको क्या लगता है कैसा कानून बनना है? कानून ऐसा हो कि लोगों के दिल में डर हो, क्योंकि बलात्कार करने से पहले माताएं बहनें हमारी भी हैं और बाकी लोगों की माताएं बहनें। क्या हम अपनी माता बहनों के संग बलात्कार करते हैं? नहीं। बाकी बहनों के माताओं के संग ऐसा क्यों करते हैं? वो गलत निगाहों से क्यों देखते हैं? जिसकी आंचल में हम पड़े, हम उसी का आंचल अपने हाथों से क्यों नोचते हैं? मतलब आपको ये लगता है कि मतलब आप रेप पर भी विशेष कानून बनाने को भी चाहते हैं? अच्छा, तो मतलब आपको ये चाहिए कि उनको कठोर कार्रवाई, जैसे कौन कौन सी कार्रवाई पर आप? जैसे आपने बाहर की स्टेट्स देखे होंगे, बाहर की अपने देश देखे होंगे, वहाँ पे अगर किसी ने बलात्कार किया है तो ऐसा लॉ बनाया गया है कि उसका प्राइवेट पार्ट को काट देना, कि नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति करने से पहले 10 बार सोचेगा। दूसरा नहीं, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से हमें एक अपराधी को भी कुछ दायित्व दिए गए हैं संविधान में, आप उसे अपने पक्ष रखने के।
तो अगर ऐसा होता है तो हमारे संस्कारों के खिलाफ भी ये चीजें जाती सर संस्कार एक क्या लड़की के संस्कार नहीं है, एक बीच सभा में बीच कोर्ट में एक लड़की की इज्जत को छाला जाता है, जो कि गैर कानूनी चीज़ है कि कहाँ पे इस आदमी ने बलात्कार किया, किस तरीके से छुआ, कौन था, कहाँ पे था, सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ पे छुआ गया। तो ये सब चीज़ें क्या लड़की के मान सम्मान को ठेस पहुँचाती हैं। जी। उसके परिवार से पूछिए, उसके परिवार को क्या चीज़ें हैं, क्या वो लड़की कभी भी अपने जीवन में समाज में सर उठा के जी पाएगी। तो देखा आपने कि जैसे गुंजन जी से मैंने बात की, इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई अपराधी अपराध करता है, वो चाहे कितना घिनौना कृत हो, चाहे वो बलात्कार हो, किसी लड़के के साथ शोषण हो, और अगर ऐसा होता है तो अगर लड़की के साथ बलात्कार होता है तो अपराधी को भी ऐसी सजा देनी चाहिए जो उसे जिंदगी भर याद रहे। मैंने इनसे सवाल किया। अब बात ये आती है कि अच्छा आपने ये तो बात जो एक समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, जो समाज को एक गिरे हुए दर्जे पर ले जाता है, उस पर आपने बात की। क्या आपकी पार्टी के कुछ आदर्श हैं जिस पर आपने पार्टी बनाई, और विचार कैसे आया पार्टी बनाने? पार्टी में विचार ये सा है कि आपने देखा होगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे भूतपूर्व क्रांतिकारी भी रहे हैं और एक जुझारू भी रहे हैं नेता, कि उनके हिसाब से कि एक वो 13 साल के व्यक्ति ने अपनी जरिए नेता तो नहीं रहे, लेकिन एक क्रांतिकारी रहे हैं, मगर एक तरीके से नेता का होना भी जरूरी है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने, अगर हम नेता नहीं है, पार्टी रिस्टार्ट नहीं कराते, हम पॉजिटिव काम नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी पार्टियों ने देखते नहीं कि एक छोटा सा पौधा कुछ नहीं कर सकता है जब तो वो पेड़ बनकर तैयार ना हो जाए, और बाकी पार्टियां भी ऐसी ही हैं। अगर हमारे पास आज पार्टी रिस्टार्ट नहीं होता, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी बातों को रख नहीं पाता, और माननीय अंकुर जी भी हमारे साथ उपस्थित है, तो मैं उनके सामने अपनी बात को नहीं रख पाता, क्योंकि उसमें पार्टी रिस्टार्ट नहीं होती मेरे पास। इसीलिए क्योंकि हमारे पास भगत सिंह जी को उस तरह में देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद को देखा जाए, आज देश की आज़ादी के लिए उन्हें प्राणों की आहुति दी, मगर क्या आज वास्तविक रूप से हमारा देश आज़ाद है? जी, उनके अगर विचारधारा पे आप चलते हैं तो मतलब एक समाज पर एक नया आयाम बनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। Yes. तो क्या मतलब आपको लगता है कि आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? जैसे अभी क्राइम रिकॉर्ड देखें तो यूपी में भी बढ़े हैं, और तमाम रेप केसेस भी हमें सुनने को अभी हाल फिलहाल में आ ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आपकी पार्टी जनता के बीच जाकर क्या कुछ ऐसा कर पाएगी, जादू चला पाएगी कि यूपी के 2022 इलेक्शन में कुछ आपका चेहरा चर्चित हो पाए, यहाँ आपकी पार्टी बढ़ पाए? यहाँ पे सर जादू चलाने के लिए कोई मैं मैजिशियन नहीं हूँ, ना मैं कोई जादूगर हूँ। मैं खाली जनता से अपील कर सकता हूँ कि हमारे साथ आइए, अपनी समस्या हमसे बांटिए। 24 घंटे सातों दिन कोई भी समस्याएं हैं किसी भी तरीके की, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, या किसी राजनीतिक पार्टियां अभी कोई प्रेशराइज दबाव बना रही हो, तो हमसे संपर्क करें। हम उनका समाधान करने के लिए उनसे अपील करेंगे, बातचीत करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, बीच में ही लोग ब्रोकर जो होते हैं, दलाल होते हैं, उनको खा लेते हैं। सरकारी कोटे की जो भी पैसा आता है, शौचालय का पैसा आया 15-15 हज़ार रुपये, शौचालय क्वालिटी देखने जाएंगे आप, हम लोग देखने गए थे, गरीबपुरवा पड़ता है, हैदरपुर पड़ता है, वहाँ पे क्वालिटी ऐसी रखी गई है बिल्कुल नन ऑफ दिस। आज भूकंप आ जाए तुरंत गिर जाए, कि आज वहाँ पे क्या वास्तविक तो 15,000 रुपये खर्चा किया गया है, PWD रोड का पैसा आया। अब माननीय यहाँ पे देख सकते हैं, माननीय गंगा मैया हमारे सामने समक्ष है, तो माननीय हमारे मोदी जी हैं और माननीय भाजपा ने सरकार ने जो सत्ता में है इस टाइम, उन्हें इस सरकार के लिए कितने गंगा जी को पैसा प्रदान किया गया है, मगर क्या वास्तविक रुपया गंगा साफ हो पाएंगे? जब तक जनता खुद नहीं चाहेगी, जब तक जागरूक नहीं होगी, क्या कोई कुछ कर पाएगा? जो पैसा आता है, आधा पैसा लगता है और आधा पैसा गायब हो जाता है, उसका हिसाब कहाँ रहता है? मैं ये भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि जनता जागरूक होना बहुत जरूरी है, तो क्या आप जनता को जागरूक करेंगे? मैं एक कोशिश कर सकता हूँ कि कोशिश के बिना जब तक संभव नहीं है कि भाई उनके राइट्स क्या है, उनके फंडामेंटल ऑफ राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने हम लोगों के बीच में एक कहावत आप लोग देखी होगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम लोगों ने उसी का जस्ट चीज़ों को लेके कहा है कि भाई हमें खून नहीं चाहिए, खाली आपका समर्थन चाहिए, हमें आप अपना समर्थन दीजिए। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिन्होंने मौलिक अधिकार को, मौलिक संविधान को हमें समझ प्रस्तुत किया, मैं चाहता हूँ उनको, हर एक जनता को अपने मौलिक अधिकार पता हो कि उनको किस किस तहत क्या क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। जो प्रशासनिक तौर से पुलिस वालों के जो प्रताड़ना होता है, या कोई पुलिस वाला आके बीच चौराहे पे किसी महिलाओं को या किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार सकता है, या कोई केस बना के झूठा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं कि किस धारा के तहत भाई मुझे क्या मुकदमा, क्या चार्जशीट दाखिल की गई। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात लोगों को जागरूक करा है। इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा कानून का मिसयूज करता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई और भी हो, जो गरीबों को सताए परेशान करे, उस पर ये खड़े होते हैं। मैं और भी कुछ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टियां सक्रिय हैं, एक देश के स्तर की, विश्व स्तर की पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, और यहाँ पर बसपा, सपा, कई पार्टियां हैं, क्या आपकी सामूहिक एकता पार्टी वहाँ पर टिक पाएगी? सर टिकना या न टिकना वो तो एक जनता के हाथ में है, कि जनता चाहे तो
क्या कहते हैं उसको, रंग को राजा, राजा को रंग बना सकती है, क्योंकि बाकी पार्टियों जनता के समर्थन से। मगर जनता आज एक तृप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जनता को बताया कुछ कहा गया है और किया कुछ किया गया। हम लोग जो कहेंगे उसको तो ही करेंगे, प्लस जो हमसे जितना अधिक हो पाएगा हम उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पार्टी का कोई सिंबल अभी जारी हो? अभी नहीं सर, हम लोगों का पार्टी का सिंबल जून में जो हमारे चुनाव आने वाले हैं 2022 में 6 मंथ बिफोर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास अगस्त से सितंबर के बीच में हम लोग के पास आ जाएंगे। मतलब 5 चुनाव चिन्ह भेजे जाने होते हैं जिसपे वो एक चयन होता है। Yes. मतलब आपको क्या लगता है आपका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए? चुनाव चिन्ह सर कुछ भी हो, हमारा मेन एजेंडा यहाँ पे ये जनता को जागरूक करना। और जनता से, जैसे जनता कहती है कि अरे बाकी पार्टियां तो आती हैं, वोट के समय दिखाई देती है, वोट समय की बात नहीं दिखाई देती। हम जनता से खाली यही अपील करेंगे, शुरू में मैंने ये बात बोली थी कि वोट उनका है, जिसको देना चाहे उसको दें। हमको अगर संतुष्ट है हमसे तो हमको वोट दें, अगर नहीं देना चाहते जिसको चाहे उनको वोट दें, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्री राज है। और लोकतंत्र राज में किसी को प्रेशर दे के, और बाकी पार्टियों ने क्या किया, पैसा दे दे के लोगों को वोट खरीदते हैं, प्रेशराइज। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनता का वोट जिसको चाहेगी उसको देगी, जिसका निर्णय होगा उसको देगी। बस हमको समस्याएं अपनी बताएगी, हम समाधान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन। अच्छा, आपकी पार्टी का कोई सदस्य अगर मान लीजिए कैंडिडेट जीतता है तो आपको क्या लगता है, या फिर जमानत जब्त हो जाती है तो कैसा होगा? क्या ऐसा कुछ विचार आ रहा है? सर पॉजिटिव थिंग अगर हम रखेंगे तो हम चीज़ों को आगे तक ले जा सकते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ें लेके रखेंगे तो कभी भी हम पॉसिबिलिटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव चीज़ को लेके रखें तो अगर जीतता है तो क्या करेंगे, अगर जमानत जब्त होती है फिर आपको क्या विचार है? जमानत जब्त होती है सर तो एक सेकंड प्रायोरिटी होती है कि हम जनता के तभी समर्थन करेंगे कि भाई जनता के कारण से हमारे हम नहीं जीत पाए, हम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि वंस मोर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हार में ही जीत है, कहीं ना कहीं हमें कमी होगी तो हम जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे उस चीज़ के लिए। हमें जनता से किसी भी तरीके की कोई समस्याएं नहीं है, जनता का वोट होगा वो देगी अपना। अगर हमारा कैंडिडेट अगर जीतता है तो जनता के घर घर जाके उनसे समर्थन करेगा, उनका साथ देगा, और किसी भी तरीके की समस्या होगी तो समाधान करने की आगे से आगे खड़े रहेंगे। अच्छा, अगर जीतती है तो आपके लिए एक नया आयाम होगा, खुशी भी होगी, और अगर नहीं भी जीतती तो आप कोशिश करेंगे ऐसा उम्मीद है। पार्टी के सदस्य लोग क्या आपने क्या पद बल डिसाइड कर रखे हैं कि अभी करे हैं या फिर अभी आगे विचार? नहीं सर, हम लोग पर आगे चलते बात करते हैं। हम लोग सर पद डिसाइडेड किए हुए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। हमारे बीच में समस्त उपस्थित है कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है हमारे शिवम, इनके साथ जुड़कर इनकी पार्टी के साथ जुड़कर कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अपनी विचारधारा रखना है, जनता की समस्या का समाधान करना है। आज हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं कि जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, और हम उसको आगे से आगे बढ़कर जनता के पास जा करके अपनी समस्या सुन करके उनका समाधान कर करके जनता को तो आप जनता को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ और, अभी पार्टी को उतना बड़ा फंड होगा नहीं, पार्टी फंड होगा नहीं, बड़ा स्ट्रगल लग रहा होगा, उस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ कैसे आप संभालें? ये सर आप लोगों की जो भी सब लोग जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे सपोर्ट से, सब लोगों के समर्थन से ये पार्टी तैयार की गई है। और आज हम लोग भी पर्सनली तौर पे अपने जो भी फंडिंग होती है हमको इसको धीरे धीरे स्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आप लोग देखा होगा कि फंडिंग करने के लिए भी पार्टियाँ पब्लिसिटी चाहती हैं। हम लोग ये चाहते हैं पब्लिसिटी तो हो, मगर जनता की हम लोग पब्लिसिटी जनता करें, ताकि हम लोग बैनर होर्डिंग्स लगा के पब्लिसिटी पैसा के दम पे राजनीति दो तरीके से की जा सकती है, एक जनता के बीच में बैठकर और एक पैसा खर्च करके। और हम चाहते हैं यहाँ पे पैसा जो होगा वो जनता के लिए, हित के लिए हो, और जो हम जनता की राजनीति करेंगे जनता के बीच में बैठे राजनीति हो हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आपने अपनी पार्टी के बारे में विचार रखा, जनता के समक्ष रखा और अपनी बात बताई कि कैसे आप जनता की सेवा कर रहे हैं। तो क्या कुछ मैसेज जनता के लिए देना चाहेंगे? बस मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ क्या? कि आप लोग सब लोग अपनी आवाज़ उठाइए, हमारे साथ आइए, इकट्ठे हुए, जुड़िए हमारे साथ। आपका वोट है, जिसको देना चाहें उसको दीजिए, बट अपनी समस्याएं लेकर हमसे संपर्क करें। मैं सामूहिक एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंजन सक्सेना उर्फ रुद्र है मेरा नाम। मेरा मोबाइल नंबर 9389041234 है। इस पे 24 घंटे 7 दिन कभी भी तरीके की समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक टीम को हमारे साथ जोड़िए, जिससे लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि अभी जो मैंने बात की थी सामूहिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंजन सक्सेना थे। इन्होंने बताया कि कैसे वो जनता का सपोर्ट कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई में उनकी मदद कर रहे हैं, कैसे वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, सक्रिय तौर पर पार्टी का प्रचार वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, जनता का दिल जीतेंगे, जनता के सामने जाकर उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं पार्टी के होल्डिंग लगाऊं, पोस्टर लगाऊं तभी पार्टी का चर्चा हो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा कि जनता खुद
पार्टी का नाम लेगी। फिलहाल अभी उनकी पार्टी उतरती है या नहीं वो तो इलेक्शन के 6 महीने पहले पता चल पाएगा, क्योंकि अभी उनके चुनाव चिन्ह का भी फैसला नहीं आया है। फिलहाल ऐसे कई युवा चेहरे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं और तमाम चीजें देश के हित में कर रहे हैं। तो ये TCL न्यूज की खास रिपोर्ट थी जिसको मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा, क्या विचार है आपका इस पार्टी को लेकर, मैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर नई खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।